नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। हिंदी की क्लास पेपर 1 और पेपर 2 की आप लोगों के बीच में आ चुकी है। टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं आज, जो कि पूरी हिंदी का निचोड़ है। सभी चैप्टरों से क्वेश्चन रखे गए हैं इन 50 क्वेश्चनों में। तो आपका ये बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है आज। तो ये रिवीजन की क्लास है, साथ ही साथ करते चलिए और देखिए कि आपने इतने दिनों में कितनी तैयारी की है, क्योंकि आपका पेपर 2, 3 और 4 जुलाई को जो होना है उसमें हिंदी का एक एक क्वेश्चन ये सब क्लास से मिलने वाला है। तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ नहीं करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो भैया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको पता होगा 11 मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है, जैसा कि आपको पता है। नंबर सेकंड क्या है? छा क्या है? छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। पिछली जितनी भी क्लासें हैं उनमें हर एक ऑप्शन को डिटेल से बताया गया है, और आप जो है गजब एकेडमी पर जाकर वहाँ हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से विधिवत क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास केवल रिवीजन क्लास है और आपके नॉलेज का चेक हो रहा है कि आपने कितने क्वेश्चन हल किए और कितना हल कर सकते हैं, आपकी तैयारी क्या है। तो छा क्या है? यह एक संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम का प्रयोग कब होता है? ये आपको बताना है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है साधारण कथनात्मक वाक्यों के अंत में। साधारण कथनात्मक वाक्यों के अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार के वाक्य में किया जाता है? तो ये प्रश्नवाचक जो है विस्मयादिबोधक विस्मयादिबोधक जो है शब्दों के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? शब्दों की रचना का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो शब्दों की रचना का जो अध्ययन है वो किया जाता है शब्द विचार। शब्द विचार के द्वारा। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शब्द विचार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय जो है ये यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। फटाफट रिवीजन करते चलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, लड़कियां शब्द का कौन सा रूप है? लड़कियां शब्द का कौन सा रूप है? लड़कियां तो बहुवचन होगा, लड़कियां बहुवचन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है? राम ने फल खाया में क्या है? राम ने फल खाया। तो राम ने फल खाया में क्या है आप बताएंगे? उपसर्ग है कि प्रत्यय है कि कारक है कि चिन्ह है कि समुच्चय बोधक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। राम ने फल खाया, तो इसमें कारक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हिमालय शब्द किस संधि का उदाहरण है? हिमालय शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है? तो ये बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि। हिम प्लस आलय हिमालय, तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सदाचार का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सत प्लस आचार बराबर सदाचार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फटाफट रिवीजन करते चलिए। राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? तो राजपुत्र जो है ये तत्पुरुष समाज का
तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजा का पुत्र, राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नील कमल किस समास का उदाहरण है? तो नील कमल, नीला है जिसका कमल, 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, नीलकंठ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्रिया का मुख्य भेद है। क्रिया का मुख्य भेद क्या है? क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सोना यानी धातु, सोना यानी निद्रा लेना किसके उदाहरण हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका सही जवाब हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। ये अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, कल शब्द का अर्थ हो सकता है। कल शब्द का अर्थ हो सकता है क्या? बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, मशीन या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी, मशीन, कल, पुर्जे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, दिन का विलोम क्या होगा? दिन का विलोम रात होगा कि सवेरा होगा कि शाम होगा कि दोपहर होगा? तो दिन का विलोम रात होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लाभ का विलोम। तो लाभ का विलोम जो है क्वेश्चन नंबर 17 में ये हो जाएगा हानि। लाभ का विलोम हानि हो जाएगा, जो कि आप भली भांति समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जल का पर्यायवाची। तो जल का पर्यायवाची है नीर। जल का पर्यायवाची क्या है? नीर। फटाफट रिवीजन करते चलिए। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि। तो सूर्य का पर्यायवाची होने वाला है रवि। क्वेश्चन नंबर 20, गज का पर्यायवाची क्या होगा? तो गज का पर्यायवाची होगा हस्ती। गज का पर्यायवाची क्या होगा? हस्ती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट रिवीजन क्लास। टॉप 50 क्वेश्चन। विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया है विद्यार्थी। इस वाक्य में क्रिया है विद्यार्थी। विद्यार्थी पढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, राम और श्याम किस समास का उदाहरण है? तो राम और श्याम जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23, उपकार शब्द में उपसर्ग है। जो उपकार शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग उसमें है उप। उपसर्ग है उपकार में, प्रत्यय पीछे लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बालक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? बालक। बालक में का प्रत्यय है। का प्रत्यय है बालक में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कमल का विलोम। क्वेश्चन नंबर 25, कमल का विलोम पुष्प, पंकज, जलज। कमल का विलोम फिलहाल अभी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल का विलोम कोई नहीं। तो ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, दूध शब्द किस वर्ग का है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है? तो दूध शब्द जो है, दूध शब्द ये तद्भव है। दुग्ध जो है वो तत्सम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अग्नि शब्द किस वर्ग का है? तो अग्नि शब्द जो है ये तत्सम है भैया आपका। अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द जो है ये है आपका लोटा। लोटा जो है ये देशज शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, रेल शब्द किस वर्ग का है?
तो रेल शब्द जो है ये विदेशज शब्द है, विदेशज, रेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी जो है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी के लिए हमें बताना पड़ेगा ये उज्ज्वल, ये है शुद्ध वर्तनी। बहुत बार पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कमल शब्द का अर्थ क्या है? तो कमल शब्द का 32 नंबर क्वेश्चन, कमल का अर्थ है पुष्प। कमल का क्या अर्थ है? पुष्प। क्वेश्चन नंबर 33, नभ का अर्थ है, नभ का अर्थ 33 नंबर, तो नभ का अर्थ है क्या? नभ आकाश, नभ का अर्थ हो जाएगा आकाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, मुझे पुस्तक पढ़ना है, इस वाक्य में अशुद्धि है कोई? मुझे पुस्तक पढ़ना है। 34 नंबर, कोई अशुद्धि नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ये। इसके बाद 35, वह विद्यालय जाता है, सही रूप क्या होगा? वह विद्यालय जाता, वह विद्यालय जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, ब्रज भाषा मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये ब्रज क्षेत्र है, मथुरा और आगरा वाला क्षेत्र, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, अवधि मुख्यतः किस क्षेत्र की बोली है? अवधि जो है ये अवध की बोली है, अवधि जो है अवध की बोली है। इसके बाद 38, बुंदेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेली जो है किस क्षेत्र की प्रमुख बोली है? तो बुंदेली ये बुंदेलखंड की है, बुंदेली जो है बुंदेलखंड की हो जाएगी। उसके बाद 39, निम्न में से कौन सा छंद है? छंद बताना है, ये दोहा जो है छंद है, दोहा क्या है? छंद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, दोहे के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राएं, यानी 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 होती हैं, और सोरठा इसका उल्टा होता है। तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10 से 12 मिनट की क्लास में अगर आपको 15 से 20 नंबर बिल्कुल क्लास से ही मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 41, उसका मुख चंद्रमा के समान है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 43, गोदान के लेखक, गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद 45 नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। पंच परमेश्वर ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ये भी प्रेमचंद है। ईदगाह जो कहानी है इसके लेखक हैं भैया प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, कफन कहानी के लेखक कौन है? ये भी आप समझ गए होंगे, प्रेमचंद ही हैं कफन कहानी के लेखक।
इसके बाद रश्मिरथी के रचनाकार, रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? 48 नंबर में रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी की प्रथम कहानी सामान्यतः किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है उसने कहा था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। हिंदी की प्रथम कहानी ये है उसने कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन है? राष्ट्र कवि के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उस कवि का नाम बताना है। तो वो कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। तो ये 50 क्वेश्चन आपने देखे, फटाफट रिवीजन था। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गजब एकेडमी पर मैथ और सीडीपी और हिंदी की क्लासेज विधिवत रूप से चलाई जा रही हैं। आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।